माननीय सर्वाधिकारी जी, अन्यान्य माननीय अधिकारीगण, शिक्षार्थी, स्वयंसेवक बंधुगण, प्रारंभ में ही भारतीय विचार साधना के प्रमुख सोनटक्के साहेब, इनके प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ कि ये 2 ग्रंथों का विमोचन करने का सम्मान, अवसर, सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 2 में से एक ग्रंथ जो है श्री गुरु जी के चरित्र का माननीय बापूराव जी भिषिकर ने लिखा हुआ पुणे से। माननीय बापूराव जी भिषिकर ने पहले भी यह लिखा था। वो बहुत प्राचीन स्वयंसेवक, प्राचीन कार्यकर्ता, सिंध में प्रचारक के नाते भी रहे कई वर्ष तक। अधिकारी पुरुष संघ के विषय में उन्होंने पहले भी एक किताब लिखी थी। बाद में अपने माननीय बाबूराव जी चौथे वाले इन्होंने और भी जगह जगह घूमकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। उस सब को मिलकर अब ये पुस्तक आई है, बहुत उपयुक्त है। और इस विषय के बारे में दोपहर में हम कुछ कहने वाले हैं बौद्धिक वर्ग के समय। पहली जो पुस्तक है जो भारतीय विचार साधना नागपुर की ओर से प्रकाशित हुई। अब हम जानते हैं कि इस समय संघ साहित्य की निर्मिति अधिकाधिक हो, उसका प्रसार अधिकाधिक हो, इसकी आवश्यकता है। केवल बाहर के लोगों को पता चले इसलिए नहीं, अपने स्वयंसेवकों को भी प्रशिक्षित करने की दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। तो जगह जगह केंद्र है, चाहे दिल्ली का सुरुचि हो, राष्ट्रोत्थान प्रकाशन बेंगलोर का हो, हर जगह भारतीय विचार साधना केंद्र हो, हर जगह ऐसे केंद्र हैं। एक ही बात है कि कुछ साहित्य ऐसा है जो मौलिक महत्व रखता है और अन्य स्थानों से नागपुर में बैठकर वो लिखना ये शायद ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि नागपुर केंद्र है और यहाँ मूलभूत जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए यहाँ ये प्रकाशन होना ये आवश्यक था, साहित्य की निर्मिति आवश्यक थी। अब ये लॉन्ग फेल्ट नीड थी, बहुत दिन से आवश्यकता लोग महसूस करते थे। एक अच्छा हुआ कि यहाँ के अपने एक अधिकारी पुरुष माननीय बापूराव जी वरार पांडे उम्र के लिहाज से, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज उनको छुट्टी मिल गई, तो भी जो कहते हैं रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, उस पोजीशन में होने के कारण उन्होंने तबीयत खराब होते हुए भी और ये महान उद्योग शुरू किया कि संघ साहित्य की निर्मिति, और इस दृष्टि से अन्य लोगों को भी उन्होंने साहित्य देकर लिखने के लिए प्रवृत्त किया। स्वयं भी लेखन किया, संकलन किया, संपादन किया। केवल इतने में कि ही यदि बात ली जाए तो संघ साधना, संघ निर्माता के आप्तवचन, हिंदू जीवन दृष्टि, संघ कार्य पद्धति का विकास, पत्र रूप श्री गुरु जी आदि अभी अभी उनके प्रयास से हुआ है। और भी वो साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका साहित्य और भी आने वाला है। अब यहाँ नागपुर में और एक सुविधा है। वैसे तो मैंने कहा कि सब जगह साहित्य की निर्मित हो रही, कहीं भी हो सकती है, वो बात नहीं, लेकिन नागपुर केंद्र होने के कारण यहाँ कुछ जानकारी ऐसी है कि यहाँ आसानी से प्राप्त हो सकती है। वैसे यहाँ पुराने स्वयंसेवक भी ऐसे हैं जिनको साहित्य की दृष्टि भी है, पुराने हैं, संघ के आइडियोलॉजी पर अच्छी पकड़ है। जैसे डॉक्टर वर्णेकर जी है, बाबूराव जी वैद्य है, ऐसे पुराने लोग भी हैं। ये भी एक सुविधा है। यहाँ अनायास ये जो कठिन काम रहता है साहित्य का, तो ये करने के लिए जल्दी आदमी तैयार नहीं होता, बड़ा टीडियस काम है। लेकिन धीरे धीरे जवान लोगों में भी इसकी रुचि निर्माण होने लगी, तो एक ग्रुप तैयार होने लगा। रामभाऊ बोंडाळे, कौशलेंद्र जी, पद्माकर भाटे, बाळा साहेब सखदेव, मधुकर हुद्दार, ऐसा एक ग्रुप भी
तैयार होने लगा। तो इस दृष्टि से कुछ अनुकूलता इस समय नागपुर में है। तो बहुत आवश्यक ऐसा संघ साहित्य उपयुक्त समय पर आ रहा, और इसके लिए माननीय बापूराव जी ने जो पहल की है उनके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब ये गुरु जी के पत्र है, और श्री गुरु जी के पत्र व्यवहार के बारे में परम पूज्य बाला साहब देवरस गुरु जी के मृत्यु के बाद 13वें दिन श्रद्धांजलि के भाषण में उन्होंने ऐसा कहा था, कोट, पूजनीय डॉक्टर जी पत्र लिखते थे तब पत्र के एक एक शब्द पर डॉक्टर जी हम लोगों के साथ चर्चा करते थे। उस समय देश की परिस्थिति और संघ कार्य का फैलाव अधिक पत्र लिखने ऐसा नहीं था, परंतु श्री गुरु जी के कार्यकाल में पत्र लेखन के कल्पना करते ही किसी एक व्यक्ति द्वारा यह होना असंभव लगता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा यह होना माने इतना पत्र व्यवहार होना असंभव लगता है, परंतु श्री गुरु जी स्वयं पत्र लिखते थे। आसपास चारों ओर मिलने आए हुए स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, वार्तालाप चल रहा है, हास्य विनोद हो रहा है, और इसी बीच श्री गुरु जी पत्र लिखते जा रहे हैं। यह दृश्य हम सबके लिए परिचित था। प्रतिदिन यदि 5 पत्र लिखने का भी हिसाब करें तो वर्ष में 1500 से 2000 तक पत्र वो लिखते होंगे, और इस हिसाब से पूरे 33 वर्षों में उन्होंने कितने पत्र लिखे होंगे इसका हिसाब करें तो आश्चर्यचकित मन हो जाता है। पत्र लिखने का भी यह एक विश्व विक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ ऐसा कहना पड़ेगा। ये अभिप्राय परम पूजनीय बाला साहब देवरस ने प्रकट किया है। अभी यह जो पत्र लिखने का संघ में प्रारंभ से चला, तो परम पूजनीय डॉक्टर जी के समय से पत्राचार चलता था। उस समय पत्र व्यवहार का काम खासकर देखते थे माननीय यादवराव जोशी, कृष्णराव मोहरील, श्री कृष्ण पुराणिक। बाद में श्री गुरु जी के समय प्रमुख रूप से कृष्णराव मोहरीले ही काम देखते थे। उनको सहायता के लिए नाना वैद्य, नारायण पांडुरंग वैद्य ये रहते थे। किंतु शुरू में कुछ पत्रों की प्रतिलिपि माननीय मल्हारराव काळे, मनोहर राव उनके हाथ की भी है, और मल्हारराव काळे और मनोहर राव उनको उस समय कुछ औपचारिक जो पत्र थे जैसे उपनयन के समय, विवाह के समय, अभिनंदन के, वो भी उनके हाथ से लिखे गए प्रारंभ में, ऐसा दिखता है। 1949 के बाद मनोहर राव ने इस काम के लिए ज़्यादा समय दिया, और 1949 में ही बाबूराव चौथाई वाले इस विभाग में आ गए। उन्होंने इसका चार्ज लिया। आखिर तक उन्होंने यह चार्ज ठीक ढंग से संभाला। कुछ देर तक नथु प्रसाद तिवारी करके अपने कार्यकर्ता, वो भी इस विभाग में सहायता करते थे। डॉक्टर आबाजी थत्ते 1944 के दिसंबर में नागपुर में आए डॉक्टरी पास करके। उनको क्या काम देना नहीं देना बाला साहब देवरस सोच रहे थे। 2 महीने तक उन्होंने यहाँ बड़कस चौक में डॉक्टर भगव पांडे के जहाँ साइन बोर्ड है वहाँ अपने भी नाम का साइन बोर्ड लगाया। 2 महीने तक प्रैक्टिस की, किंतु 1945 के फरवरी से श्री गुरु जी का दाहिना कंधा बहुत दर्द करने लगा, और फिर उसके बाद मानो काम ही तय हुआ कि डॉक्टर के नाते भी, अटेंडेंट के नाते भी, नागपुर में भी बाहर भी डॉक्टर थत्ते उनके साथ रहेंगे। तो दौरे पर जब गुरु जी जाते थे और पत्र लिखते थे तो उसकी प्रतिलिपि करने का काम डॉक्टर थत्ते को करना पड़ता था। वो नहीं रहे तो गुरु जी करते थे। यहाँ भी कई बार डॉक्टर थत्ते को और कई बार गुरु जी को पत्र की लिपि तैयार करना पड़ता था। पत्र की लिपि होनी चाहिए, पूरे पत्र की प्रतिलिपि हो,
कार्बन से नहीं, हाथ से लिखी हुई हो, यह आग्रह परम पूज्य डॉक्टर जी के समय से ही रहा है। और इसमें बहुत कठिनाई रहती है, पूरा पत्र बराबर आवक जावक में लिखना, किंतु आग्रह रहता था। अब थोड़े समय के लिए एक प्रतिभाशाली हमारा कार्यकर्ता इस काम में आ गया। उसने कृष्णराव को कहा, कृष्णराव, उसने थोड़े दिन काम किया, फिर कहा, कृष्णराव बड़ा प्रतिभाशाली था, आप हर एक पत्र के हम पूरी प्रतिलिपि क्यों तैयार करते हैं? बिल्कुल माननीय श्री या प्रिय श्री, स न वी सप्रेम नमस्कार विनती विशेष से लेकर आखिरी में आपका या भगवदीय तक सारा लिखने की जरूरत क्या है? सारांश लिखना चाहिए। कृष्णराव ने कहा, भी जरा ट्राई करके देखो। एक पत्र था, पत्र का विषय ऐसा था कि लिखने वाले ने अंग्रेजी में पत्र लिखा था, वो मराठी आदमी था। गुरुजी ने उत्तर दिया था, उस उत्तर का प्रतिलिपि उसकी तैयार करनी थी। उसमें गुरुजी ने विस्तृत लिखा था कि भाई तुम मराठी हो, मैं मराठी हूँ, कोई भी भारतीय भाषा हो, यदि दो व्यक्ति एक ही भाषा जानते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही लिखना अच्छा है, वगैरह वगैरह लिखा था। कृष्णराव को उन्होंने कहा कि मैं इसका सारांश कर दूं? बोले हाँ कर दो। एक वाक्य में उन्होंने सारांश किया। अब ये मराठी आदमी ज्यादा समझ सकेगा, उनका सारांश का वाक्य था, गुरुजी ने लिखा था कि भाई अपनी मातृभाषा में एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार करना अच्छा है, वगैरह वगैरह लिखा था। उन्होंने प्रतिलिपि ये सारांश दिया, मराठीत पत्र लिहा म्हटलं गुरु, ये वैदर्भी भाषा है, मराठीत पत्र लिहा म्हटलं गुरु। कृष्णराव जी ने पढ़ा, हंस दिया, गुरु जी को दिखाया। बाद में वो चले जाने के बाद कृष्णराव को कहा कि ये पूरा कर दीजिए। बाद में उनको एक शाखा की जिम्मेवारी दे दी, इस विभाग से उनको हटा लिया। तो प्रतिलिपि बनाना यह भी एक बड़ा कठिन काम ऐसा था। पत्र जो है उनके अलग अलग आकार थे, कभी कभी छोटा सा, अब केवल नव दंपति को आशीर्वाद देना है, विवाह के समय, उपनयन के समय भेजना है, कभी कभी छोटे रहता था आकार, कभी कभी सांत्वना देनी है, किसी प्रश्न का उत्तर देना है, आकार बड़ा रहता था। तो अलग अलग आकार थे। लेकिन एक था, जैसा भी बाला साहब देवरस के इसमें है कि वो अकेले लिखने के लिए नहीं बैठते थे। महात्मा जी का भी पत्र व्यवहार बहुत था, लेकिन महात्मा जी सब समय अपने हस्ताक्षर से लिखते ऐसा नहीं था। कभी टंक लिखित था, कभी चक्र मुद्रांकित था, कभी दूसरों को बताकर भी होता था। लेकिन गुरुजी ने ये तीनों में से कुछ नहीं किया, हर एक पत्र गुरुजी अपने हाथ से लिखते थे। तो इसमें जैसे भी बाबा साहब ने कहा कि बैठक चल रही है, हंसते विनोद चल रहा है, विषय चल रहे, चर्चा चल रही, उसी में गुरुजी पत्र लिखते जा रहे हैं। किंतु इसमें कभी उन्होंने पहले क्या लिखा जो फिर से पढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं हुई, फिर जो एक बार लिखा वो काटने की आवश्यकता नहीं हुई। एक शब्द के जगह दूसरा शब्द अच्छा होगा ऐसा बाद में सोचकर वो दूसरा शब्द रखना, ये इच्छा नहीं हुई। हर एक शब्द इतना अचूक रहता था कि उसके लिए आप सोचेंगे भी तो वो दूसरा पर्यायवाची शब्द यहाँ बैठता नहीं ठीक, या तो आवश्यक नहीं या संभावना नहीं उसके बैठने की, ऐसा दिखता था। वाक्य रचना का भी ऐसा था, विषय के अनुकूल वाक्य रचना रहती थी। कुछ वाक्य बहुत छोटे रहते थे, कुछ वाक्य इतने लंबे रहते थे कि बाणभट्ट के कादंबरी में जैसे 2-2 पेजेस का एक वाक्य रहता है, ऐसे ही बाणभट्ट की याद दिलाने वाले ऐसे भी बड़े बड़े वाक्य रहते थे। तो उत्तर देने के प्रक्रिया में मन में जो विचार होगा, उस विचार का जो पल्ला है, उस पल्ले के अनुसार वाक्य रचना छोटी या बड़ी ऐसी रहती थी। किंतु बड़े से बड़े वाक्य रहे तो भी उसके कारण अर्थहानि हुई या अर्थ विपर्यास हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। मन में आते ही लिखते जाना, लेकिन वो बात ठीक रहना, इससे भवभूति के उस अभिप्राय का स्मरण होता था। उन्होंने कहा है कि लौकिका नाम तो साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। जो सामान्य ऋषि होते हैं तो मन में क्या है यह सोचकर वो बोलते हैं, तो पहले अर्थ मन में निर्माण होता है, फिर वाणी निर्माण होती है।
लेकिन जो आद्य ऋषि होते हैं उनके बारे में कहा कि वाणी निकलती है, अर्थ उसके पीछे दौड़ता है। तो गुरु जी के बारे में इसी तरह का अनुभव बोलने के समय भी, पत्र व्यवहार के समय भी आता था। पत्र का उत्तर पूर्ण रहता था। पूर्ण रहता था ये समझ लीजिए कि पत्र में यदि 2-4 छोटी बड़ी बातें आई तो हर एक बात का परामर्श लेकर उत्तर रहता था। थोड़ा दे दिया, थोड़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। और दूसरा था कि जो लिखा जाता था वो असंदिग्ध, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, कि जो लिखा गया उसमें से कोई दो अर्थ निकलने की संभावना नहीं, असंदिग्ध ऐसा लिखा जाता था। प्रवास के संबंध में कई पत्र थे। तो कहां से निकलेंगे आपके यहाँ आने के लिए, कहां कब पहुंचेंगे, ये भी उसमें आता था। और जहां ट्रैफिक जाम वगैरह है वहां ये भी सूचना रहती थी कि भाई ये है हावड़ा ब्रिज है, फलाना है, यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, इतने मिनट का, इतने आधे घंटे का मार्जिन रखकर अपने घर से निकलना चाहिए। ऐसी भी सूचनाएं इसमें रहती थी। मोटर का प्रवास रहा तो शुरू में, बाद में ये काम फिर डॉक्टर थत्ती जी ने शुरू किया, लेकिन बिल्कुल प्रारंभ में फिर वो मोटरेबल रोड्स कौन से है, कौन सा रोड अच्छा है, कितना डिस्टेंस है, वगैरह वगैरह जो सूचनाएं है वो सूचनाएं भी उसमें रहती थी। विशेष रूप से अन्य अधिकारियों के प्रवास के बारे में जब लिखना पड़ता था तो गुरु जी बहुत डिटेल में लिखते थे कि भाई इनके भोजन के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था है, इनके रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इनका क्या कुछ परहेज वगैरह है, इनके क्या औषधि की कोई बात है। माने उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो, लेकिन ये अधिकारी वहां जाने के बाद तो मांग नहीं सकते कुछ अपने लिए। तो गुरुजी के पत्र में ही उनको अत्यावश्यक जो बातें थी उन सब बातों का उल्लेख गुरुजी के पत्रों में आता था। वैसे एक बात थी, हर पत्र का उत्तर जाना चाहिए ऐसा उनका आग्रह रहता था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो हमेशा तो प्रवास में रहते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि फिर थोड़ा सॉर्टिंग करना पड़ता था कि कुछ पत्र ऐसे जिसका तुरंत जवाब जाना चाहिए वो तुरंत जवाब देना, कुछ पत्र जो तात्विक हो गए और कुछ हो गए उनको थोड़ा देरी से उत्तर गया तो भी आपत्ति नहीं। तो ऐसे जो पत्र हो गए उनको फिर ऐसा रख दिया जाता था। और ऐसे जो सारे अनुत्तरित पत्र थे, तो एक पीरियड महत्व का पत्र लेखन की दृष्टि से गुरुजी का यह आता था कि प्रतिनिधि सभा समाप्त होने और संघ शिक्षा वर्ग का प्रवास शुरू होने के पूर्व, माने लगभग अप्रैल माह, तो अप्रैल माह एक ऐसा विशेष था कि उसमें महत्व के पत्र ज्यादा लिखे जाते थे। 2 तरह के पत्र उसमें रहते थे। साल भर में जो गुरुजी ने प्रवास किया उसमें कुछ निरीक्षण किया, निरीक्षण करते हुए जहां जहां गए थे वहां के काम का, आदमियों का मूल्यांकन किया। उसके दृष्टि से इनका जो निरीक्षण और मूल्यांकन है वहां के प्रमुख लोगों को, चाहे संघ चालक हो, कार्यवाह हो, प्रचारक हो, वो जानकारी होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से वो जानकारी, माने वहां का निरीक्षण क्या था, मूल्यांकन क्या है, सूचनाएं क्या है वो, और इस दृष्टि से आने वाले संघ शिक्षा वर्ग के लिए भी यदि कुछ सुझाव हो गए वो भी, ऐसा उस पत्र में रहता था। वह एक हिस्सा था। और दूसरा था कि सारे अनुत्तरित पत्रों का उत्तर उसी पीरियड में जाता था। लेकिन उसमें एक बात थी, अनुत्तरित पत्रों का उत्तर जब जाता था तो उस समय मानो 6 महीने पहले का एक पत्र है, उसका जवाब देना है। तो गुरु जी ने कहते थे भाई फलाना पत्र निकालो, नहीं, वो देखते नहीं थे वो पत्र। वो 6 महीने पहले जो पत्र पढ़ा था उसमें क्या है बिल्कुल दिमाग में रहता था, पत्र लिखना शुरू करते थे। महीना भी ध्यान में रहता था, केवल एक आध बार दिनांक को पूछना पड़ता था, वो छोड़कर महीना भी ध्यान में रहता था। कंटेंट्स उसके क्या है ये ध्यान में रहते थे और वहीं से सीधा उत्तर देना शुरू करते थे। और पत्र जो आते थे वो तरह तरह के थे। ज्यादातर पत्र ऐसे थे कि मार्गदर्शन की अपेक्षा, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तो गुरुजी मार्गदर्शन तो करते थे, लेकिन इस ढंग से करते थे कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, इस तरह का भाव उनके मन में ही नहीं था। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ बराबरी के नाते
और वार्ता कर रहा है, इसी तरह से पत्र की रचना रहती थी। इसके कारण जो पढ़ने वाला है उसको भी लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि कोई मार्गदर्शक उपदेशक लिख रहा है, ऐसा लगता था कि अपना एक मित्र, अपना एक भाई अपने साथ बात कर रहा। इस तरह का मार्गदर्शन पत्र भी ऐसा उनका रहता था। ये तो सब जानते हैं, दोपहर के भाषण में इसका उल्लेख और होगा कि श्री गुरु जी का मन बहुत संवेदनशील था। आपने वो पंक्ति पढ़ी है, दीन दुखियों के लिए तो द्रवित करुणा धार मन में। ये अक्षरशः सही बात थी। इसके कारण जहां कहीं दुखद घटना हो जाती थी, वहां जो उनके पत्र थे वो उनके संवेदनशीलता का परिचय देने वाले थे। उदाहरण के लिए फिरोज गांधी के मृत्यु के बाद जो पत्र लिखा गया, या एक डॉक्टर मस्कर करके थे, उनकी लड़की रोहिणी, उसकी मृत्यु के बाद जो मातृ हृदय ऐसा पत्र लिखा गया, ऐसे कई पत्र है जिससे उनके संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। अब नए कार्यकर्ता लिखते थे, स्वयंसेवक लिखते थे, बाल स्वयंसेवक भी लिखते थे, सबको उत्तर देते थे। अब यह तो स्पष्ट है कि बाल स्वयंसेवक या नया कार्यकर्ता, नया शिक्षक, नया कार्यवाह यदि पत्र लिखेगा तो फिर अपनी शाखा पद्धति, कार्य पद्धति, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बातें आती थी। लेकिन ज्यादा डेलिकेट काम तब हो जाता था कि जब कुछ साल प्रचारक रहने के बाद कोई रिटायर हो जाता था। अब रिटायर होने के लिए बहुत कारण हो सकते हैं, रिटायर होता था। लेकिन रिटायर होने के बाद ऐसा देखा गया कि एक तरह का हीनता का भाव, न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में पैदा होता था। तो गुरुजी ऐसा प्रयास करते थे कि वो हीनता का भाव नष्ट हो जाए, माने फिर से वो नॉर्मल हो जाए और स्थानिक कार्य जो चल रहा है, इस स्थानिक कार्य में वो आ जाए। इस तरह का प्रयास गुरुजी का रहता था। अब गुरुजी से मार्गदर्शन करने वाले लोग थे, इसमें आपको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आपको यह आश्चर्य होगा कि गुरुजी को मार्गदर्शन करने वाले ऐसे भी लोग थे। ऐसे कुछ थे जिनको लगता था कि गुरुजी को व्यवहार समझता नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे चलाना ये जानते नहीं, उनको सही मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य ऐसा समझकर गुरुजी को उपदेश देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले कुछ ऐसे लोग थे। अब ये पत्र आते थे तो हम लोग जो वहां पत्र वगैरह पढ़ते थे तो हम लोग को तो गुस्सा आता था कि ये कौन है, करता धरता कुछ नहीं, घर में बैठा रहता है, गुरुजी को उपदेश दे रहा। लेकिन गुरुजी उसको दूसरे ढंग से लेते थे। कहते थे कि आपका पत्र आया, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूँ, आपने जो सुझाव दिए बड़े मूल्यवान थे, मैं कार्यकर्ताओं के साथ उसके बारे में करूँगा और आपके सुझावों के विषय में निर्णय लूँगा। ऐसा कभी कभी लिखते थे। कभी कभी लिखते थे कि आपने बहुत जानकारी नहीं दी है, इसके कारण मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए। ऐसे भी कुछ पत्र लिखते थे। कुछ पत्र जरा उद्धत भाषा में भी रहते थे। हम अपेक्षा करते थे कि उद्धत भाषा में है तो उसी तरह का जवाब जाना चाहिए। हमारी उम्र भी छोटी थी ना उस समय, तो लगता था कि भाई जैसे को वैसे ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन उसको भी सौम्य शब्द में भी जवाब जाता था। कहते थे कि भाई हम वाणी से, लेखन से यदि नए आदमी को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ना नहीं चाहिए। और आज जो आदमी अपने बारे में ऐसा लिखता है, हो सकता है कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें। तो जिसको अंग्रेजी में प्रोडिगल सन्स रिटर्न ऐसा कहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो अपने साथ फिर आ सकता है। यह भावना भी मन में रखने की आवश्यकता है। अब कुछ पत्र लेकिन ऐसे रहते थे एकदम ऑफेंडिंग, केवल उपदेश करने वाले और मार्गदर्शन करने वाले नहीं तो आरोप लगाने वाले ऐसे भी रहते थे। अब एक समय पर एक पत्र आया, गुरुजी यहाँ नहीं थे, हम छोटे कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने देखा। पत्र देखकर हम लोगों को ही लगा कि ये तो बहुत ही, माने हमारे विदर्भ में कहते हैं कि गधे को बुखार आ जाए, ऐसा वो पत्र। तो हम आपस में चर्चा करते थे कि गुरुजी ने या तो उसका उत्तर ही नहीं देना चाहिए, और उत्तर देंगे तो ऐसा एक एक शब्द होना चाहिए जैसे हंटर लगाए जाते हैं। अब हमारी
उस समय की बुद्धि इतनी थी, आज भी ज़्यादा हो गई ऐसा नहीं, तो ऐसा लगता था। तो एक पत्र 28 तारीख को नागपुर में आया, गुरुजी 30 तारीख को आए, हमने दिखाया, हमको चेहरे की तरफ देखते थे, चेहरे पर कोई विकार नहीं, और 5 तारीख को जवाब दे दिया। जवाब पढ़ा तो बिल्कुल सौम्य था, बिल्कुल सौम्य था। अब जहां दूसरे कोई आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, जिसके कारण आदमी क्षुब्ध हो सकता है, डिस्टर्ब, अपसेट ऐसा हो सकता है, ऐसे समय भी शांत चित्त से जवाब देना या चुपचाप रहना या उत्तर देना बहुत थोड़े लोगों को जमता है। इस दृष्टि से पश्चिम के सब लोगों ने एक आदमी का लोहा पश्चिम के मान लिया है कि किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, ऑफेंड नहीं होगा, एक्साइट नहीं होगा। वो था अब्राहम लिंकन, स्थितप्रज्ञ जैसे। किंतु कभी कभी उसको भी जब ऐसा पत्र आता होगा, गधे को बुखार लाने वाला, तो 2-3 बार उनके जीवन में आता है कि ऐसे पत्र आए, तो वो भी अपसेट हो गए। लेकिन उत्तर तो सौम्य शांत ही देना था, लेकिन मन में पत्र के कारण कुछ प्रतिक्रियाएं थी। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। वो क्या करते थे कि डेस्क पर बैठते थे, कागज लेते थे, पेन लेते थे, पत्र सामने रखते थे, उसके एक एक आरोप का जो जवाब देना है वो देते थे, उसके एक एक गाली का भी जो जवाब देना है वो देते थे, जो अपने मन में गुस्सा है वो सारा कागज पर उतारते थे। पूरा पत्र का उत्तर हो जाने के बाद 2-3 बार उसको, और जब निश्चय हो जाता था कि अपने दिल की भड़ास हमने इस पत्र में निकाली है, इतना करने के बाद वो पत्र वो ड्रॉवर के अंदर रख देते थे सबसे पहले। और एक जो ड्रॉवर में नीचे रखा हुआ वो पत्र था, वो जीवन में कभी ऊपर आता ही नहीं था, ना पोस्ट में जाता था, ना जिसके लिए उसके पास जाता था। 7-8 दिन के बाद सौम्य भाषा में उसको जवाब जाता था। तो अब्राहम लिंकन जैसे आदमी को भी इतना एक्सरसाइज करना पड़ता था शांत चित्त से उत्तर देने के लिए। गुरु जी को ऐसे एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं थी, योगी पुरुष थे, स्वाभाविक रूप से ही और अपना मन शांत रखकर वो जवाब दे सकते थे। अब कुछ विषयों में उन्होंने अपने जीवन में जो नीति निर्धारण की थी, पत्र लेखन में भी उसका प्रतिबिंब होता था। जैसे वो आध्यात्मिक पुरुष थे, सब मानते हैं, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य थे, किंतु कभी भी सार्वजनिक भाषण में हो, प्राइवेट बैठक में हो, अपने गुरु का नाम उन्होंने उच्चारण नहीं किया। हर दिन सुबह शाम उनके फोटो के सामने बैठते थे, ऐसा हमको बताया जाता था साधना के समय, लेकिन कभी भी अपने गुरु का नाम उन्होंने उच्चारण नहीं किया, प्राइवेटली या पब्लिकली। और फिर उनकी धार्मिकता, जटाएं, दाढ़ी वगैरह, इसके कारण कुछ अन्य विचार लोगों के मन में आते थे। उन दिनों में यहाँ एक श्रेष्ठ पुरुष रहते थे, उनका नाम था अप्रबुद्ध। बहुत श्रेष्ठ थे, संत थे, और सद्भावना पूर्ण वो एक बात बोलते थे। संघ के स्वयंसेवक उनके पास जाते थे, वो कहते थे कि संघ सब अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारे शाखा में होता है? किंतु शाखा में क्या होता है? डंडे चलते हैं, दंड खटकर शूल चलता है। धर्म संस्कृति का क्या है? कुछ तो धर्म संस्कृति का होना चाहिए। गायत्री के मंत्र का जाप हो, संध्या हो, ध्यान हो, कुछ तो होना चाहिए। अब ये बात लोगों को जचती थी। उस समय महल एरिया में रहने वाले एक अच्छे, बहुत अच्छे स्वयंसेवक, जिन्होंने अपने प्रार्थना को पद्यबद्ध किया, ना भिड़े, उनको भिड़े गुरुजी ऐसा कहते थे, वो भी उनके शिष्य थे। उनको भी ये बात जच गई। और लोगों को तो 4-5 लोगों को लेकर भिड़े गुरुजी 5-6 बार गुरुजी के पास आए, घंटा घंटा बैठे और कहते थे कि गुरुजी ये कुछ ना कुछ तो ऐड करना चाहिए, चाहे गायत्री का जाप ऐड कीजिए, संध्या ऐड कीजिए, ध्यान ऐड कीजिए। गुरुजी कहते ये नहीं करूँगा। हाँ, जो साधना करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम मैं करूँगा,
लेकिन संघ के कार्य पद्धति में मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरा विचार है कि कर्म कांड संघ के पद्धति में कम से कम होना चाहिए। वैसे कृष्णप्पा जी जो दक्षिण क्षेत्र के प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि कर्नाटक के संघ शिक्षा वर्ग में व्यायाम योग का रिहर्सल चल रहा था। मैंने प्रदर्शन में व्यायाम योग करना था, तो उसका प्रैक्टिस चल रही थी। तो किसी ने सुझाव दिया कि भाई जब व्यायाम योग होता है, आजकल तो हम लोग उस समय घोष का उपयोग करते हैं, उस समय सुझाव यह आया था कि इधर व्यायाम योग चलेगा तो पीछे पार्श्व संगीत के समान आरोह अवरोहण के साथ पुरुष सूक्त जोर से बोला जाए, एक पार्श्व संगीत होगा। गुरु जी वहां थे, गुरु जी को पूछा, गुरु जी ने कहा कि भाई नहीं, अपने को संघ स्थान पर हिंदू निर्माण करना है, ब्राह्मण निर्माण करना नहीं है। तो एक दृष्टि थी सब बातों पर देखने की। अब ऐसे अध्यात्म के विषय पर जब कुछ पत्र आते थे, गुरु जी लिखते थे कि भाई आपके प्रश्न ठीक है, लेकिन मैं तो 24 घंटा संघ कार्य करता हूँ, इसलिए मुझे अध्यात्म के विषय में जानकारी नहीं। अच्छा होगा कि कोई अधिकारी पुरुष अध्यात्म के, उनके पास आप पहुँच जाइए, उनको ये प्रश्न पूछिए, ऐसा उत्तर देते थे। वो बिल्कुल ही टाल देते थे, सीधा टाल देते थे। एक कैटेगरी पत्र की ऐसी थी कि वो टालते तो थे, लेकिन इस तरह नहीं। जो पत्र आया उसका संतोषजनक उत्तर देते हुए भी उसमें से और ज़्यादा लंबा चर्चा करने की इच्छा दूसरे आदमी को न हो, इस तरह से माने एनकरेज नहीं करना, डिस्करेज करना चर्चा के लिए। ये कैटेगरी थी स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, विद्वान लोग, जिसका कारण था हम सब जानते हैं कि श्री गुरु जी ही वॉज ए वर्सटाइल जीनियस। उनकी प्रतिभा विविधांगी थी, सर्वांगीण थी, कई शास्त्रों का उनका अध्ययन था, लेकिन वो सब प्राइवेट बातचीत में प्रकट होता था। सर संघ चालक के नाते जब जब बोलना पड़ता था, सर संघ चालक के नाते जब जब लिखना पड़ता था, तो सर संघ चालक पद की सीमाएं, मर्यादाएं, गरिमा ध्यान में रखकर उसमें शोभा देने वाला जितना नपा तुला उतना ही बोलते थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे। वहाँ अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन या प्रकटीकरण नहीं करते थे, लेकिन प्राइवेट में सब। एक बार ऐसा हुआ, उदाहरण के लिए, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूजनीय रज्जू भैया और माननीय बापूराव मोघे, इन्होंने चाय पान का एक प्रोग्राम रखा। अलग अलग फैकल्टीज़ के जो प्रमुख लोग थे उनको चाय के लिए बुलाया। अब वहाँ अलग अलग टेबल थे, तो रचना ऐसी थी कि जहाँ तक बने वहाँ तक एक फैकल्टी के लोग एक टेबल पर बैठे। फिर गुरुजी आने के बाद गुरुजी एक एक टेबल पर जाएंगे, वहाँ परिचय होगा, वहाँ उनके साथ बातचीत होगी कुछ अनौपचारिक, फिर दूसरे टेबल पर, फिर तीसरे टेबल पर, ऐसी रचना थी। तो अलग अलग टेबल पर गुरुजी गए, उनके साथ बातचीत हुई। गुरुजी निकल जाने के बाद उनका आपस में विवाद हुआ। हर टेबल पर के लोग क्लेम करते थे कि गुरुजी हमारी फैकल्टी के, साइंस ब्रांच ऑफ साइंस गुरुजी की कौन सी है, तो बोले हमारी है, क्योंकि हमारे साइंस के ब्रांच के बारे में इतना सर्वंकष और अद्यावत अप टू डेट जानकारी उनको कैसे प्राप्त होती यदि वो हमारे साइंस के ब्रांच के ना होते तो ऐसी कुछ उनकी प्रतिभा थी। और इसके कारण क्या होता था कि कभी कभी विद्वान लोग भी उनको ऐसे प्रश्नों के बारे में पत्र लिखते थे, तो उस समय गुरुजी क्या करते थे, उत्तर देते थे। उन्होंने ये पूछा होगा उसका संतोषजनक उत्तर देते थे, लेकिन इस ढंग से देते थे कि उसमें से और लंबा खींचने की इच्छा न हो, डिस्करेज कैसे किया जाए, इस पद्धति से वो पत्र का उत्तर देते थे। कुछ लोगों के बारे में गुरुजी के मन में बहुत ही श्रद्धा रहती थी। उसमें कांची कामकोटि के परमाचार्य सबसे श्रेष्ठ थे। यहाँ बाल शास्त्री हरदास जब उत्तराधिकारी हो गए दक्षिणामूर्ति मंदिर के, तो किससे दीक्षा लेना पूछा,
तो परमाचार्य जी के पास ही भेजा। परमाचार्य भी गुरु जी को ठीक ढंग से जानते थे, बहुत स्नेह था। और दो समय पर परमाचार्य जी के जो पत्र आए, एक तो स्मृति भवन का उद्घाटन हुआ उस समय, और उससे भी ज़्यादा पूजनीय ताई माने माता जी की गुरु जी के जब मृत्यु हुई उसके बाद जो उनका पत्र आया, वह पत्र वास्तव में सभी ने हृदयस्थ करने लायक वह पत्र है। वो मूल में ही आप वह पत्र पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। इस तरह का यह पत्र है। वैसे तरह तरह के पत्र लिखे गए, केवल एक टाइप के पत्र पहले से सर्वपरिचित थे। उस समय पत्र संग्रह वगैरह की बात नहीं थी। 1948-49 में जब संघ पर प्रतिबंध था, उस समय नेहरू जी है, पटेल जी है, बाकी लोगों को जो पत्र लिखे, जस्टिस डिमांड्स इस नाम से प्रसिद्ध हुए, काफ़ी उनकी चर्चा हुई, उस पर आलोचना हुई, उस पर उसका मूल्यांकन किया गया। वेंकटराम शास्त्री, गवी केतकर, बाबा साहब खापड़ जैसे मध्यस्थ लोगों ने भी कहा कि भाई नहीं, आपके गुरुजी जरा ज़्यादा ही सख्त है। तो उस पत्र की चर्चा बहुत रहती थी, बाकी पत्रों की चर्चा इतनी मात्रा में नहीं रहती थी। दो पत्र उनके ऐसे थे जो मुझे, क्योंकि मैं मजदूर क्षेत्र में हूँ, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मजदूर क्षेत्र में हमारा सोशलिस्टों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ हमेशा यूनाइटेड फ्रंट रहता था, झगड़ा भी रहता था, तो हमेशा उनके साथ बैठना उठना होता था। तो ऐसा दिखा कि उनके दो पत्र ऐसे थे जिसके कारण उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एक तो पत्र था कि पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महानिर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके बारे में स्मारिका निकालने का सोचा। उस समय स्मारिका के लिए पत्र के रूप में जो गुरुजी ने लिखा था, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी थी, वो शेड्यूल कास्ट के स्मारिका में जब सोशलिस्ट कम्युनिस्टों ने पढ़ा तो उनको आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। आश्चर्य हुआ यहाँ तक ठीक है, गुरुजी के बारे में उनकी गलत धारणाएं थी, इनके कारण आश्चर्य हुआ, किंतु दुख इसलिए हुआ कि गुरुजी ने यदि अम्बेडकर जी के बारे में ऐसी श्रद्धांजलि अच्छी अर्पण की तो फिर हमारा वोट बैंक कहीं कम न हो जाए, इसके कारण बेचारे दुखी भी थे। तो उस समय उनको एक बार दुख हुआ, ऐसा दिखाई दिया। और दूसरी बार हमारे साथ ही बात करते करते एक ने बड़ा विवाद खड़ा किया, गुरुजी तकियानुसी है, ऐसे है वैसे। हमने कहा भी ऐसा नहीं है, वो तो कहते हैं कि आज कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, एक ही वर्ण है, एक ही जाति है, वो हिंदू है वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं क्या बातें हुई होगी। तो उसमें अंतर जातीय विवाह का प्रश्न आया, तो बोले वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हमने को कहा भी ऐसा है, उन्होंने ये प्रचार नहीं किया कि अंतर जातीय विवाह करो, क्योंकि विवाह यदि होना है तो दोनों के एक दूसरे के पसंदी का सवाल है। लव कैनॉट बी ए फोर्स्ड अफेयर, तुम इसके साथ प्रेम करो ही, ऐसा जबरदस्ती से नहीं कहा जा सकता। जहाँ प्रेम होगा, विवाह होगा, अंतर जातीय विवाह, उसमें उनको आपत्ति नहीं थी। तो हमने कहा कि एज अर्ली एज, इतने पहले 7 मई 1945 को एक अंतर जातीय विवाह महाराष्ट्र में हुआ। नवले करपे यह विवाह था, और उनको बड़े बड़े लोगों ने आशीर्वाद पर पत्र भेजे, जैसे महात्मा गांधी है, सावरकर जी है, गुरु जी भी उसमें है। तुमने कहा उसमें गुरु जी का पत्र है, बोले हो ही नहीं सकता। अब सौभाग्य की बात थी कि मेरे पास उन्होंने, नवले करपे जो दंपति थी, उन्होंने वो सारा एक कागज पर पब्लिश किया था, तो मेरे पास था, हमने उनको दिखाया। वहाँ भी उनको बहुत आश्चर्य हुआ, बोले हम सोच नहीं सकते थे। और फिर कहे उनके मन में दुख भी हुआ कि अंतर जातीय विवाह को आशीर्वाद देना, इतना एक प्रगतिशील जिसको वो मानते थे, ऐसा काम गुरुजी ने किया, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि फिर गाली देने का एक मौका और भी कम हो जाता है। तो ऐसे तरह तरह के अनुभव ये पत्र व्यवहार के गुरुजी के बारे में है। तो यह पत्र व्यवहार प्रसिद्ध हो रहा है, वो उसी का एक अंग है। और भी इसके पत्र संग्रह प्रसिद्ध होने वाले हैं। तो इन सब से एक बात मन में आती है, ये प्रसिद्ध हो गए, इससे हम हमारे लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन यदि प्रसिद्ध होने वाले इन सब खंडों के साथ, वॉल्यूम्स के साथ न्याय करना हो, तो एक सुझाव ऐसा है कि इसी विषय को लेकर श्री गुरु जी के पत्रों में से
संगठन शास्त्र, पत्रों में से निकलने वाला संगठन का शास्त्र, यही विषय लेकर यदि कोई पीएचडी के लिए थीसिस लिखता है उसको डॉक्टरेट अवश्य मिलेगी, देश का भी लाभ होगा।